नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ अहम सवालों और उनके जवाबों पर एक नजर डाल रहे हैं। हाँ, ये वो सवाल हैं जो अक्सर एसएससी सीजीएल जैसी परीक्षाओं के लिए तैयार किए जाते हैं, है ना? बिल्कुल। इसमें प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत मतलब सब कुछ मिला जुला है। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग तथ्यों को जोड़कर देखें, समझें कि ये भारत के इतिहास की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये हमें दिखाते हैं कि भारत कैसे बना, क्या मोड़ आए। ये वो नींव हैं जिन पर आज का भारत खड़ा है। तो हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो समय में एकदम पीछे चलते हैं। सबसे बुनियादी सवाल शायद, इंसान ने सबसे पहले कौन से अनाज उगाए? स्रोत बताते हैं गेहूं और जौ। ये सुनने में कितना साधारण लगता है। साधारण? अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ा कदम था। यहीं से तो खेती शुरू हुई। मतलब शिकारी जीवन छोड़कर एक जगह बसना, ये तो क्रांति थी एक तरह की। हाँ, सही कहा। इसी से समाज बदला होगा। बिल्कुल, समाज, बस्तियां, फिर आगे चलकर सभ्यताएं, सब इसी पर टिका था। और सभ्यताओं की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी खोज कब हुई? 1921 में। हाँ, 1921। मतलब इतनी पुरानी सभ्यता और खोज इतनी हाल की, 20वीं सदी में। कमाल की बात है ना। और इस खोज ने तो मतलब इतिहास की पूरी समझ ही पलट दी। इससे पहले हम सोचते थे भारत का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, सिंधु घाटी ने दिखाया कि उससे भी बहुत पहले यहाँ एक शहरी विकसित सभ्यता थी। बाप रे, मतलब इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ी होंगी। समझिए वही। इसने हमारे अतीत को और गहरा बना दिया। अच्छा, एक और सवाल है, थोड़ा क्षेत्रीय। जोरवे संस्कृति। हाँ, ताम्रपाषाणिक। हाँ, मतलब पत्थर और तांबे के औजारों वाली। ये आज के किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र? हाँ, देखिए, ये दिखाता है कि विकास सिर्फ सिंधु इलाके में नहीं हो रहा था। पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर संस्कृतियां थीं। जोरवे उनमें से एक है। यानी भारत हमेशा से ही विविध रहा है। बिल्कुल, ये उसकी खासियत है। अब अगर वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वेद, उसमें सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र क्यों? मतलब ये क्या बताता है उस समय के बारे में? इंद्र वर्षा और युद्ध के देवता थे। तो जाहिर है उस समाज के लिए ये चीजें, प्रकृति, लड़ाई बहुत अहम थी। उनके सबसे बड़े देवता उनकी जरूरतों को दिखाते हैं। और कथाओं की बात करें तो महाभारत, इसका असली मतलब मूल नाम क्या था? जय संहिता। जय संहिता, ये तो मुझे भी नहीं पता था। हाँ, ये दिलचस्प है। दिखाता है कि महाकाव्य कैसे समय के साथ बढ़ते हैं। माना जाता है कि जय सबसे छोटा रूप था, फिर वो भारत बना और फिर महाभारत। अच्छा, जैसे कहानी में परतें जुड़ती गईं। बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी। और दर्शन की बात करें तो बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत, कि आपके कर्म ही आपकी स्थिति तय करते हैं। हाँ, ये तो भारतीय सोच का एक तरह से आधार है। सिर्फ बौद्ध धर्म में नहीं, हिंदू, जैन, सिख, सब में कर्म की बात होती है। मतलब जिम्मेदारी खुद पर है। सही कहा। आप जो करेंगे उसका नतीजा मिलेगा, कारण और कार्य का नियम। चलिए, अब जरा समय में आगे कूदते हैं, मध्यकाल की तरफ। स्रोत यहाँ बहुत संक्षेप में है। लोदी वंश का जिक्र है। उसका संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, ये दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंशों में से थे, है ना? जी, ये आखिरी वंश था। बहलोल लोदी ने इसकी नींव रखी। उनके बाद सिकंदर लोदी, फिर इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था। हाँ, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई, और वहीं से मुगल साम्राज्य शुरू हुआ। तो लोदी वंश एक तरह से सल्तनत के अंत और मुगल काल की शुरुआत के बीच की कड़ी है। बिल्कुल। अच्छा, अब चलते हैं उस दौर की तरफ जिसने भारत को, कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दिया। उपनिवेशवाद और आजादी की लड़ाई। हाँ, ब्रिटिश काल। शुरुआत करते हैं प्लासी की लड़ाई से, 1757, सिराजुद्दौला और क्लाइव। देखिए, जंग तो थी, पर शायद उतनी बड़ी नहीं जितनी इसके नतीजे थे। इसे ब्रिटिश राज की शुरुआत मानते हैं, पर यह सीधी लड़ाई से ज्यादा धोखे और साजिश का नतीजा थी। अच्छा। हाँ, क्लाइव ने नवाब के आदमियों को मिला लिया था, पर इसका असर बहुत बड़ा हुआ। बंगाल पर कंपनी का कब्जा हो गया और फिर पूरे भारत पर फैलने का रास्ता खुल गया। बिल्कुल, छोटी सी घटना पर नतीजा बहुत बड़ा। और इसी कंपनी राज का एक और अहम मोड़, बंगाल का विभाजन, 1905, लॉर्ड कर्जन। हाँ, कर्जन ने कहा कि ये प्रशासन के लिए है, बंगाल बहुत बड़ा है। पर असली वजह कुछ और थी। माना जाता है कि असली मकसद था राष्ट्रवाद को तोड़ना।
हिंदू मुस्लिम एकता को कमजोर करना। लेकिन हुआ क्या? हुआ उल्टा। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन खड़ा हो गया। विदेशी माल का बहिष्कार। हाँ, और स्वदेशी अपनाओ, इसने तो राष्ट्रवाद को और मजबूत कर दिया, पूरे देश में फैला दिया। विरोध का एक और बड़ा मौका आया, साइमन कमीशन। ये भारत कब आया? 1928 में, है ना? जी, 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, बना 1927 में था। और इसका विरोध क्यों हुआ इतना? साइमन गो बैक के नारे लगे। सीधी सी बात है, कमीशन भारत के लिए कानून बनाने पर सुझाव देने आया था और उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सब अंग्रेज थे। क्या बात है, मतलब हमारे बारे में फैसला और हमसे नहीं पूछा। बिल्कुल, ये तो सरासर अपमान था। इसीलिए पूरे देश में जबरदस्त विरोध हुआ। और इसी विरोध में लाला लाजपत राय। हाँ, उन्हें लाठीचार्ज में चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इससे गुस्सा और भड़का। इन सब आंदोलनों के बीच एक संगठन था जो धीरे धीरे मुख्य मंच बन गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना 1885 में। हाँ, कांग्रेस। और दिलचस्प है कि शुरुआत एक अंग्रेज ने की थी, ए.ओ. ह्यूम। अच्छा जी, और शुरू में मकसद आजादी नहीं था। तो क्या था? पढ़े लिखे भारतीय कार में ज्यादा अधिकार मांगना, सुधार करना, ब्रिटिश राज के अंदर ही। लेकिन फिर धीरे धीरे ये आजादी की लड़ाई का मुख्य संगठन बन गया। हाँ, वक्त के साथ, खासकर गांधी जी के आने के बाद इसका रूप पूरी तरह बदल गया। ये तो हुई राजनीतिक लड़ाई की बात, पर समाज सुधार भी चल रहा था साथ साथ। राजा राम मोहन रॉय, उनका नाम आता है? बिल्कुल, राजा राम मोहन रॉय तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। ब्रह्म समाज, जो पहले ब्रह्म सभा था, ने 19वीं सदी में बड़े सामाजिक धार्मिक सुधारों की आवाज उठाई। जैसे सती प्रथा? हाँ, सती प्रथा का अंत करवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और मूर्ति पूजा का विरोध, एकेश्वरवाद पर जोर। मतलब वो समाज को अंदर से बदलना चाहते थे। जी, तर्क और आधुनिक शिक्षा पर भी उनका बहुत जोर था। और आजादी की लड़ाई में ही नागरिकों के अधिकारों की बात भी उठी। 1936 में इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन, ये किसने शुरू की? जवाहरलाल नेहरू ने। आजादी की लड़ाई के बीच में नागरिक अधिकार क्यों जरूरी थे? ये बहुत जरूरी था। नेता समझ रहे थे कि आजादी सिर्फ अंग्रेजों के जाने का नाम नहीं है। आजादी का मतलब है हर नागरिक के मौलिक अधिकार, बोलने की आजादी, सभा करने की आजादी, जो ब्रिटिश सरकार अक्सर छीन लेती थी। बिल्कुल। तो ये यूनियन उन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए बनी थी, एक तरह से भविष्य के संविधान की तैयारी। विरोध का एक और तरीका था निष्क्रिय प्रतिरोध, पैसिव रेजिस्टेंस। ये विचार किसने दिया था? अरबिंदो घोष ने। ये गांधी जी के सत्याग्रह जैसा था या कुछ अलग? मिलता जुलता था, पर पूरी तरह एक नहीं। अरबिंदो का विचार था, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार करो, टैक्स मत दो, सरकार को ठप कर दो। बिना हिंसा के? ज्यादातर बिना हिंसा के। पर अरबिंदो जरूरत पड़ने पर आत्मरक्षा में हिंसा को गलत नहीं मानते थे, जबकि गांधी जी की अहिंसा पूर्ण थी। पर हाँ, इसने गांधी जी के आंदोलनों के लिए एक जमीन तैयार की। आजादी के आसपास किसानों के भी बड़े आंदोलन हुए। एक जिक्र आता है सबसे बड़े किसान छापामार युद्ध का, तेलंगाना आंदोलन। हाँ, तेलंगाना आंदोलन। ये आजादी के तुरंत बाद तक चला, करीब 1946 से 51 तक। छापामार युद्ध मतलब गुरिल्ला युद्ध। जी, ये हैदराबाद रियासत में जमींदारों और निजाम के शोषण के खिलाफ था। बेगारी, भारी लगान, किसानों का बहुत बुरा हाल था। तो उन्होंने हथियार उठा लिए। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ये एक बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। ये दिखाता है कि आजादी मिल गई, पर जमीनी लड़ाई जारी थी। अब एक सवाल पत्रकारिता से जुड़ा। भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड मतलब? उगता सूरज, 1826 में कलकत्ता से। अच्छा, हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत। जी, पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। साप्ताहिक था, ज्यादा चला नहीं, पैसे की कमी थी, पर शुरुआत तो की, ये बड़ी बात थी। और आखिर में पड़ोस के इतिहास से जुड़ा सवाल, बांग्लादेश कब बना? 1971 में। ये तो बहुत बड़ी घटना थी उपमहाद्वीप के लिए। बहुत बड़ी। 1947 में पाकिस्तान बना था, 2 हिस्सों में, पश्चिमी और पूर्वी। जो आज का बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था। हाँ, और वहाँ के लोगों को लगता था कि पश्चिमी पाकिस्तान उन पर हावी हो रहा है, भेदभाव कर रहा है, भाषा, संस्कृति, राजनीति सब में। वहीं से मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ। और भारत ने मदद की। जी, 1971 की लड़ाई के बाद बांग्लादेश एक आजाद देश बना। इसने दक्षिण एशिया का नक्शा ही बदल दिया। तो हमने आज कहां से कहां तक की यात्रा कर ली, पहली खेती से लेकर। हाँ, सिंधु घाटी, वैदिक काल, महाभारत,
फिर लोधी वंश, प्लासी, बंगाल विभाजन, साइमन कमीशन, कांग्रेस, ब्रह्म समाज, नागरिक अधिकार, निष्क्रिय प्रतिरोध। तेलंगाना, पहला हिंदी अखबार और बांग्लादेश का बनना। वाकई कितने अलग अलग पड़ाव हैं। पर ये सब मिलकर एक कहानी बनाते हैं ना। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि कैसे समाज बना, बदला, कैसे बाहरी ताकतें आईं, कैसे लोगों ने संघर्ष किया सुधार के लिए, आजादी के लिए। ये सब जुड़ा हुआ है। तो इन सारे तथ्यों को जानना, इसका क्या मतलब है? यही कि इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है। सही कहा, ये समाज, विचार, लोगों के संघर्ष की कहानी है। ये छोटे छोटे बिंदु हमें उस बड़ी कहानी को जोड़ने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, हर घटना, चाहे वो प्लासी हो या ब्रह्म समाज की स्थापना या सिंधु घाटी की खोज, वो हमें उस जमाने की सोच, उस दौर की चुनौतियों को समझने का एक रास्ता देती है। ये सिर्फ नाम या साल नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से इतिहास ने करवट ली। अंतिम विचार, आज हमने जिन बातों का जिक्र किया उनमें सत्ता और अन्याय के खिलाफ कई तरह की प्रतिक्रियाएं दिखी, जैसे प्लासी के बाद विरोध, या अरबिंदो का निष्क्रिय प्रतिरोध, या तेलंगाना का हथियारबंद संघर्ष। हाँ, और दूसरी तरफ सुधार के प्रयास भी थे, ब्रह्म समाज, सिविल लिबर्टीज यूनियन। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इन अलग अलग तरीकों, क्रांति, प्रतिरोध, सुधार के पीछे कोई साझा धागा है? भारत में सत्ता और समाज के प्रति जो ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं हुई हैं, उन्हें कौन सी चीज आपस में जोड़ती है? क्या कोई पैटर्न है? एक ऐसा सवाल जो हमें इतिहास को सिर्फ घटनाओं के जोड़ की तरह नहीं, बल्कि एक लगातार चलती प्रक्रिया की तरह देखने पर मजबूर करता है। उम्मीद है इस बातचीत से इतिहास में आपकी दिलचस्पी और बड़ी होगी। नमस्कार, आज हम इतिहास के कुछ ऐसे सवालों पर बात करने वाले हैं जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। जी, खासकर एसएससी सीजीएल में ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो पिछले एसएससी सीजीएल के पेपर्स और प्रैक्टिस सेट से ही हैं। तो हाँ, ये काफी प्रासंगिक चर्चा रहेगी। सही। और हमारा इरादा सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि इनके पीछे की कहानी, इनका मतलब समझना है। जी हाँ। भारतीय इतिहास की कुछ खास घटनाएं, लोग, इनको थोड़ा रोचक तरीके से देखेंगे ताकि ये याद रह जाएं, बोझ ना लगे। हाँ, क्योंकि हर तथ्य के पीछे ना एक पूरा संदर्भ होता है। कोशिश करेंगे कि उसकी भी एक झलक मिले। तो चलिए एक दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। भारत का नेपोलियन, ये किसके लिए कहा गया होगा? या फिर वो मशहूर नारा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, पूरा याद है ना? और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये आवाज किसकी थी? हाँ, बिल्कुल। आइए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए, पहला जो सवाल है, भारत का नेपोलियन, वो कहा गया गुप्त शासक समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त। अच्छा। हाँ, उनकी जो सैन्य विजय थी, उनके कारण उन्हें ये उपाधि दी गई। हाँ, मैंने पढ़ा है गुप्त साम्राज्य के विस्तार में उनका बड़ा योगदान था। लेकिन ये नेपोलियन से तुलना, ये कितनी सही बैठती है? मतलब क्या समानताएं थी? देखिए, समानता मुख्य रूप से उनकी सैन्य क्षमता और महत्वाकांक्षा में है। जैसे नेपोलियन ने यूरोप में किया, वैसे ही समुद्रगुप्त ने भी उत्तर भारत मतलब आर्यावर्त और दक्षिण भारत दक्षिणापथ के कई राजाओं को हराया, एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उनकी जीत का ब्यौरा हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। हाँ, वो हरिशेन वाली। जी, उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखी थी। प्रशस्ति मतलब एक तरह का प्रशंसा पत्र या शिलालेख। अच्छा। हाँ, पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तुलना थोड़ी पश्चिमी नजरिए से है। समुद्रगुप्त का अपना अलग बहुत ऊंचा कद है भारतीय इतिहास में। ये बात तो है। चलिए प्राचीन भारत में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कामरूप, ये नाम आजकल के किस राज्य से जुड़ा है? कामरूप आज का असम है। असम, ओके। जी। महाभारत काल से इसका जिक्र मिलता है और मध्य युग तक ये काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा। तंत्र साधना के लिए भी जाना जाता था। अच्छा। और वो सभ्यता जिसने हमें शहरों के बारे में बहुत कुछ सिखाया, सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस पुरातात्विक काल की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता को हम ताम्र पाषाण काल यानी कैलकोलिथिक पीरियड में रखते हैं। कैलकोलिथिक मतलब तांबा और पत्थर। हाँ बिल्कुल, ये वो समय था जब इंसान तांबे और पत्थर दोनों के औजार इस्तेमाल कर रहा था। इसे कांस्य युग की शुरुआत भी कह सकते हैं, क्योंकि कांस्य का भी इस्तेमाल शुरू हो गया था। और जहाँ तक मुझे ध्यान है, इनकी पूरी व्यवस्था कृषि पर आधारित थी, मतलब वो मुख्य काम था। निश्चित रूप से कृषि ही उनकी अर्थव्यवस्था का आधार थी। वो गेहूं, जौ, कपास, मटर ऐसी कई फसलें उगाते थे
और सिंचाई की भी अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, साथ में व्यापार भी बहुत था, मेसोपोटामिया वगैरह के साथ। काफी संगठित शहरी जीवन था उनका। इसी दौर के आसपास या शायद बाद में एक किताब लिखी गई जो आज भी बहुत प्रासंगिक है, अर्थशास्त्र। ये किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र के रचयिता थे कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। हाँ, चाणक्य। और ये सिर्फ नाम का अर्थशास्त्र नहीं है, मतलब इसमें शासन कैसे चलाना है, राजनीति, कूटनीति, सेना, समाज, सब कुछ है। सब कुछ? हाँ, एक तरह से मौर्य साम्राज्य का पूरा प्रशासनिक ढांचा इसी पर आधारित था। ये सिर्फ फाइनेंस की किताब नहीं है, ये स्टेट क्राफ्ट का मैनुअल है। मौर्य साम्राज्य की बात चली है तो इसकी नींव किसने रखी थी? ये तो भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। बिल्कुल, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, चाणक्य की मदद से। हाँ, लगभग 322 ईसा पूर्व में उन्होंने नंद वंश को हराया और पहली बार भारत के इतने बड़े हिस्से को एक सेंट्रल रूल के तहत लाए। ये एक मील का पत्थर था। मौर्यों से पहले बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी? हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। उनके समय में राजधानी राजगृह थी, आज का राजगीर। राजगीर। जी, पहाड़ियों से घिरी हुई काफी सुरक्षित जगह थी। हाँ। बाद में अजातशत्रु और फिर उदयन के समय में राजधानी पाटलिपुत्र बनी, मतलब आज का पटना। अच्छा। वो नदियों के संगम पर थी। हाँ। तो व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिहाज से बेहतर थी। और इतना शक्तिशाली मौर्य वंश, इसका अंत कैसे हुआ? आखिरी शासक कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ। करीब 185 ईसा पूर्व की बात है। उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी। ओह। हाँ, और फिर शुंग वंश की स्थापना की। इंटरेस्टिंग। इससे पता चलता है कि कैसे अंदरूनी झगड़े या महत्वाकांक्षा बड़े साम्राज्यों को खत्म कर सकती हैं। मौर्यों के बाद शुंग, कण्व, कुषाण, ये सब आए। फिर एक और सुनहरा दौर आया, गुप्त वंश का। इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं? श्रीगुप्त। देखिए, गुप्त वंश शुरू तो श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन जो असली संस्थापक माने जाते हैं, जिन्होंने उसे साम्राज्य का रूप दिया, वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ओके। जी, उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी करके अपनी स्थिति और मजबूत की। यहीं से गुप्त साम्राज्य का सही मायने में विस्तार शुरू हुआ। और इसी गुप्त काल में भारत में ज्ञान विज्ञान की बहुत तरक्की हुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, वो किस गुप्त राजा के समय में थे? आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य दिया, पाई का मान बताया, वो संभवतः कुमार गुप्त प्रथम और स्कंद गुप्त के शासनकाल के दौरान थे। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का एक बड़ा कारण यही है। साहित्य, कला, विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, हर क्षेत्र में अद्भुत विकास हुआ। कला की बात आई है तो गुप्त काल की कौन सी कला सबसे मशहूर है? निस्संदेह अजंता की चित्रकला। अजंता? हाँ, गुफा चित्र जो हैं, ज्यादातर बौद्ध विषयों पर, जातक कथाओं पर, उस समय के जीवन पर। क्या रंग हैं, क्या भाव हैं, बेहतरीन। उस युग की कला का शिखर है वो। प्राचीन भारत में ज्ञान की परंपरा की बात करें तो कुछ महान महिलाओं का भी जिक्र आता है। गार्गी, मैत्रेयी, कपिला, इनका संबंध किस जगह से था? इन विदुषी महिलाओं का संबंध मिथिला से माना जाता है। मिथिला? जी, जो प्राचीन विदेह राज्य की राजधानी थी। मिथिला दर्शन और ज्ञान चर्चा का बहुत बड़ा केंद्र था। राजा जनक, याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि वहीं हुए। हाँ। और गार्गी, मैत्री जैसी महिलाओं का उपनिषदों में दार्शनिक बहसों में हिस्सा लेना दिखाता है कि उस समय स्त्री शिक्षा का भी महत्व था। ये वाकई बहुत प्रभावशाली बात है। अच्छा, अब अगर प्राचीन भारत से थोड़ा मध्यकाल की तरफ चलें तो दक्षिण में चोल साम्राज्य का बहुत नाम है। क्या किसी चोल राजा ने सिलोन, मतलब आज की श्रीलंका, को भी जीता था? हाँ बिल्कुल, चोल अपनी नौसेना के लिए बहुत मशहूर थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका का उत्तरी हिस्सा जीता था। ओके। लेकिन उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने तो कमाली कर दिया। करीब 1025 ईस्वी में उन्होंने पूरे श्रीलंका को जीत लिया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। पूरे श्रीलंका को? जी हाँ, और इतना ही नहीं, वो गंगा घाटी तक और दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य तक पहुंच गए थे। उनकी नेवी उस समय शायद दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी। जबरदस्त। अच्छा, उत्तर भारत में लौटे तो गुप्तों के बाद काफी उथल पुथल रही। फिर हर्षवर्धन का समय आया। उन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ बदली थी? हाँ, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेसर
जो आज हरियाणा में है, से कन्नौज बदली थी। कन्नौज। जी, कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज उस समय गंगा के मैदान में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सेंटर बन गया था और अगले कई सौ सालों तक उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा। अब मध्यकालीन भारत की तरफ आते हैं। यहाँ प्रशासन का एक नया तरीका दिखता है, मनसबदारी प्रथा। ये किसने शुरू की थी? मनसबदारी प्रथा ये मुगल बादशाह अकबर की देन थी। अकबर, हाँ। मैंने भी यही पढ़ा था। बिल्कुल सही। ये अकबर की प्रशासनिक प्रतिभा का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये मुगल साम्राज्य के मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों की रीढ़ थी। अच्छा। इसमें हर अधिकारी को एक मनसब यानी एक रैंक दिया जाता था। उसी से उसकी तनख्वाह और उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं ये तय होता था। ये ज्यादातर योग्यता पर आधारित थी, हालांकि बाद में थोड़ी वंशानुगत भी हो गई। इसने अमीरों को सीधे बादशाह के प्रति वफादार बनाया और सामंतवाद को कमजोर किया। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं थी, ये पावर बैलेंस का एक जटिल सिस्टम था। दिल्ली की पहचान कुतुब मीनार, इसको पूरा किसने करवाया? शुरू तो किसी और ने किया था शायद। हाँ, सही कहा। कुतुब मीनार की नींव रखी थी गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने? जी, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। लेकिन ऐबक सिर्फ पहली मंजिल बनवा पाए। अच्छा। हाँ, इसे पूरा करवाया उनके उत्तराधिकारी और दामाद इल्तुतमिश ने। उन्होंने 3 और मंजिलें जोड़ी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने मरम्मत करवाई और 5वीं मंजिल भी जोड़ी। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना है। और गुलाम वंश के संस्थापक जिनका भी नाम लिया, वो कौन थे? गुलाम वंश, जिसे मामलूक वंश भी कहते हैं, उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक? जी, वो असल में मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, लेकिन अपनी काबिलियत से सेनापति बने और गोरी की मौत के बाद 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दिल्ली सल्तनत तो काफी लंबा चला। इसमें कुल कितने राजवंश थे? दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। इनका क्रम याद रखना जरूरी है। हाँ, क्रम जरूरी है। पहला मामलूक या गुलाम वंश 1206-1290, फिर खिलजी वंश 1290-1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320-1414, फिर सैयद वंश 1414-1451 और आखिर में लोदी वंश 1551-1526। लोदी वंश, जिनको बाबर ने हराया था। बिल्कुल, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। तो ये करीब 320 साल का इतिहास है दिल्ली सल्तनत का। और मुगल काल की एक और शानदार इमारत, ताजमहल, ये किसने बनवाया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। हाँ, ये तो सब जानते हैं। जी, आगरा में यमुना किनारे है। प्रेम का प्रतीक तो है ही, मुगल वास्तुकला का भी बेहतरीन नमूना है। करीब 22 साल लगे इसे बनाने में। दुनिया के 7 अजूबों में से एक। ये सिर्फ मकबरा नहीं है, ये शक्ति, पैसा, कला सबका प्रदर्शन है। इतिहास ज्यादातर पुरुषों ने लिखा है, लेकिन क्या कोई ऐसी किताब है जो मुगल काल को एक महिला की नजर से दिखाए? मैंने हुमायूं नामा के बारे में सुना है। हाँ, हुमायूं नामा बहुत खास किताब है। इसे हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था। अच्छा, बहन ने? जी हाँ, गुलबदन बेगम ने। अकबर ने उनसे कहा था लिखने को। इसमें हुमायूं के शासनकाल और उस समय के मुगल हरम की जिंदगी का जिक्र है। हरम की जिंदगी का भी? हाँ, ये हमें उस दौर के सामाजिक जीवन, परिवार के रिश्तों और शाही औरतों की दुनिया की एक झलक देती है, जो अक्सर मर्दों के लिखे इतिहास में नहीं मिलती। एक बहुत ही निजी नजरिया मिलता है इससे। वाह, ये तो वाकई बहुत दिलचस्प है। चलिए अब आधुनिक भारत की तरफ बढ़ते हैं, जहां आजादी की आवाजें तेज हो रही थीं। वो नारा जिसने लाखों लोगों में जोश भर दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये जोरदार नारा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तिलक का? जी, 1916 के आसपास दिया था उन्होंने। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो गरम दल के नेता थे, उनके विचारों का प्रतीक बन गया। इसने आम लोगों में राजनीतिक चेतना जगाई और पूर्ण स्वराज की मांग को मजबूत किया। ये सिर्फ नारा नहीं था, ये आत्मविश्वास था, दृढ़ संकल्प था। 1946 में जब आजादी करीब आ रही थी, ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन भारत आया। इसका हेड कौन था? कैबिनेट मिशन को लीड कर रहे थे सर पैथिक लॉरेंस।
जो उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। पैथिक लॉरेंस। जी, उनके साथ सिर्फ स्टैफोर्ड क्रिब्स और एवी अलेक्जेंडर भी थे। इनका काम था भारतीय नेताओं से बात करके संविधान बनाने वाली सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का तरीका तय करना और एक अंतरिम सरकार बनवाना। अच्छा, ताकि पावर ट्रांसफर हो सके। हाँ, ताकि सत्ता शांति से सौंपी जा सके। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बदले हालात और ब्रिटिश लेबर सरकार की पॉलिसी का नतीजा था। महात्मा गांधी अक्सर सर्वोदय की बात करते थे, क्या मतलब था इसका उनके लिए? सर्वोदय का मतलब है सबका उदय या सबका भला। गांधी जी के लिए ये एक गहरा सामाजिक और नैतिक विचार था जो उन्हें जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट से मिला था। इसका मतलब था एक ऐसा समाज बनाना जहां हर इंसान का, खासकर सबसे कमजोर और गरीब इंसान का भी भला हो। ये सिर्फ आर्थिक बराबरी नहीं थी, ये प्यार, सहयोग और नैतिक मूल्यों पर आधारित समाज की कल्पना थी। उनके राम राज्य का ही एक प्रैक्टिकल रूप था ये। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ रही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई थी, बॉम्बे में। 1885 में? जी। इसकी पहल की थी एओ ह्यूम ने, जो एक रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर थे। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अच्छा। शुरू में मकसद था पढ़े लिखे भारतीयों की मांगे सरकार तक पहुंचाना। लेकिन धीरे धीरे ये आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा संगठन बन गया। नरम दल, गरम दल, फिर गांधी युग, सब इसी में हुआ। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, किस साल? बांग्लादेश एक आजाद देश बना 1971 में। 1971? जी, ये तब के पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का अपनी भाषा, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष था। 1971 के भारत पाक युद्ध और भारत की मदद ने इसमें निर्णायक भूमिका निभाई। आधुनिक भारत बनाने में समाज सुधारकों का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। ब्रह्म समाज किसने शुरू किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में। राजा राम मोहन राय, हाँ। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं। उन्होंने सती प्रथा जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई, एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिया, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया, समाज को आधुनिक बनाने की कोशिश की। ब्रह्म समाज ने बहुत जरूरी काम किया। पत्रकारिता भी बदलाव का एक ताकतवर जरिया रही है। भारत का पहला हिंदी अखबार कौन सा था? भारत का पहला हिंदी अखबार था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड? जी, ये 30 मई 1826 को कलकत्ता से निकला था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने शुरू किया था। ज्यादा चल नहीं पाया पैसों की कमी से, लेकिन इसने हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। इसीलिए 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाते हैं। आजादी की लड़ाई में विरोध के कई तरीके थे। निष्क्रिय प्रतिरोध या डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का सिद्धांत किसने दिया? निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत मुख्य रूप से श्री अरबिंदो घोष ने दिया था अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दौर में। अरबिंदो घोष ने? हाँ, ये ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का तरीका था बिना सीधी टक्कर या हिंसा के। इसमें सरकारी संस्थाओं, अदालतों, स्कूलों का बहिष्कार करना, स्वदेशी अपनाना, ये सब शामिल था। अच्छा। एक तरह का संगठित असहयोग। बाद में गांधी जी ने इसी तरह के विचारों को सत्याग्रह के रूप में और विकसित किया, जिसमें अहिंसा और सत्य पर ज्यादा जोर था। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा मोड़। इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो, डू और डाई, ये शक्तिशाली नारा महात्मा गांधी ने दिया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय? जी, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में आंदोलन की शुरुआत करते हुए ये अंग्रेजों को तुरंत भारत छोड़ने का आह्वान था। इसने लोगों में एक नई ऊर्जा भर दी। मतलब था या तो भारत को आजाद कराएंगे या कोशिश में जान दे देंगे। अंग्रेजों ने भारत में कई तरह के सिस्टम लागू किए। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, ये किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। कॉर्नवालिस ने? हाँ। इसमें जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। उन्हें सरकार को एक फिक्स रकम लगान के तौर पर देनी होती थी। इससे कंपनी की आमदनी तो पक्की हो गई, लेकिन किसानों का बहुत बुरा हाल हुआ।
जमींदार उनसे मनमाना लगान लेते थे, जमीनें छीन लेते थे। इसने गांव के समाज को पूरी तरह बदल दिया। गवर्नर जनरल का पद भी बहुत अहम था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। अच्छा। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इस पद पर आने वाले पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ओके। जी, वो अपने सामाजिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, जैसे सती प्रथा को खत्म करना 1829 में और ठगी प्रथा को दबाना। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था विनायक दामोदर सावरकर ने। वीडी सावरकर जी अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में, जो 1909 में छपी थी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस विद्रोह को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग राय रही हैं। हाँ, ये बात तो है। कुछ ब्रिटिश इतिहासकार इसे सिर्फ सिपाही विद्रोह कहते हैं, जबकि कई भारतीय इतिहासकार इसे राष्ट्रीय भावना से भरा एक बड़ा जन विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। सावरकर का नजरिया इसे राष्ट्रीय दृष्टि से देखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। हम यहाँ सिर्फ उनके द्वारा इस्तेमाल शब्द बता रहे हैं, किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। हाँ, ये निष्पक्षता जरूरी है। आखिर में एक और कानून जिसने पूरे देश को हिला दिया था, रॉलेट एक्ट। जब ये पास हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? 1919 में जब रॉलेट एक्ट पास हुआ, जिसे असल में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहते थे, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। चेम्सफोर्ड? जी। इस कानून ने सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने और जेल में डालने का अधिकार दे दिया था। बाप रे। हाँ, इससे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध हुआ और इसी विरोध के दौरान जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी भयानक घटना हुई। तो ये थी हमारी आज की बातचीत भारतीय इतिहास के कुछ अहम चुने हुए सवालों और उनके जवाबों पर। हमने प्राचीन भारत की नींव देखी, मध्यकालीन सल्तनतों और साम्राज्यों को छुआ और आधुनिक भारत के संघर्षों की भी कुछ झलकियां ली। जी। ये वो पॉइंट्स हैं जो न सिर्फ परीक्षाओं में आते हैं, बल्कि हमें अपना अतीत समझने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक और बात सामने आती है, वो ये कि इतिहास सिर्फ घटनाएं और तारीखें नहीं है। ये इस पर भी निर्भर करता है कि हम उन घटनाओं को याद कैसे रखते हैं, उन्हें समझते कैसे हैं। जैसे हमने 1857 की बात की या समुद्रगुप्त और नेपोलियन की तुलना की। हाँ। अलग अलग समय, अलग अलग लोग घटनाओं को अलग नजर से देखते हैं। हाँ। ये सोचना भी दिलचस्प है कि कौन सी व्याख्याएं समय के साथ ज्यादा असरदार हो जाती हैं और क्यों। सही बात। आखिर इतिहास को याद रखने का तरीका भी तो अपने आप में इतिहास ही है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।